सभी छात्रों का कंक्यूर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हमें विराम चिन्ह का अर्थ पता होना चाहिए। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। जिस तरह से हम हर काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे भी लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है, ताकि पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम लेखन कार्य कर सकें। इसलिए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक होता है। यदि हम हिंदी विशेषज्ञ कामता गुरु की बात करें तो उन्होंने माना है कि विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि हम हिंदी विशेषज्ञ कामता गुरु की बात करें, कामता प्रसाद गुरु जी की, तो उन्होंने क्या माना है कि जो विराम चिन्ह है वो किससे लिया गया, अंग्रेजी से लिया गया। सिर्फ एक विराम चिन्ह है जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, जिसको हिंदी से ना लेकर ठीक है, जो पूर्णतः हिंदी को है, बाकी सभी कहाँ से लिए गए, अंग्रेजी है। तो विराम चिन्ह, जो प्रमुख विराम चिन्ह है उनकी बात कर लेते हैं। पहला है आपका अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब है भाषा में पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे हम बात करें, सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो जो सोहन और श्याम के बीच में जो आपका चिन्ह आएगा उसको अल्प विराम कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प विराम कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साधारणतः हम कॉमा कहते हैं, तो उसको हिंदी भाषा में हम क्या कहेंगे, अल्प विराम। यानी कि भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आएगा उसको क्या कहा जाएगा, अल्प विराम कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे सोहन फिर कॉमा श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो सोहन और श्याम के बीच में क्या आ जाएगा, आपका अल्प विराम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा अर्धविराम। क्या दिख रहा होगा? अर्धविराम। वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आए तो किसका प्रयोग करेंगे आप? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अर्धविराम। यह तीन स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। एक, वहाँ पे जहाँ पे प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में अधिक संबंध ना हो। ठीक। दूसरा, जहाँ पर पूरी तरह असंबद्ध हो वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबंधित हो, तो वहाँ पे। और तीसरा, वाक्य और उसके खंडों के कथन पर परिमाण में अंतर ना आए, तो वहाँ पे। ठीक है भैया, जहाँ वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिमाण अंत में आए तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो अर्धविराम में थोड़ा अंदर, वहाँ क्या था, ये शब्दों के बीच में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे 2-3 वाक्य हैं और साथ में लिखे हुए हैं, परंतु उनका क्या है, वो असंबद्ध हैं, यानी कि ज़्यादा संबंधित नहीं है। जैसे आओ, फिर से आपका अर्धविराम रहेगा। ठीक, फिर बैठो, फिर अर्धविराम रहेगा, खेलो, फिर अर्धविराम रहेगा, पर बदमाशी मत करो। तो इस प्रकार से आपका अर्धविराम का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उपविराम की बात, पूर्ण विराम की बात करें। ठीक, बात करते हैं अपन पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम मतलब जहां से क्या आ जाए, आपका एक वाक्य की समाप्ति का घोषक होता है ये, अर्थात वाक्य में क्या होगा, पूरी तरह ठहराव आ जाए। ठीक है, संपूर्ण अर्थ आ जाए तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम। क्लियर? बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक, जब थोड़ा सा ठहराव आए तो अल्प विराम, जब उससे अधिक ठहराव आए यानी कि असंबंधितता का बोध हो तो अर्धविराम, जब पूरी तरह अर्थ प्रकट हो जाए यानी कि पूर्ण रूप से ठहराव आ जाए तो आपका पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर है आपका प्रश्न चिन्ह। ठीक है, यानी कि
जब हम वाक्यों के अंत में क्या पूछें, प्रश्न पूछें जिस वाक्य में, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कब जाओगे, तुम क्या खाओगे, वह यहाँ क्यों नहीं आया। इस प्रकार के वाक्यों में क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर है आपका विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह आपको दिख रहा होगा, एक लाइन है ठीक खड़ी हुई, उसके नीचे एक पॉइंट है, तो ये आपका विस्मय चिन्ह है। ठीक है, विस्मय चिन्ह की बात करें तो जैसे कोई भी आपका सडन आने वाले भाव, मन में अचानक से आने वाले भाव, जैसे कि हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, विस्मय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आह वह बेचारा चल बसा, ठीक, वाह क्या काम किया है। तो जैसे आह और वाह क्या है, ये दोनों आपका विस्मय सूचक शब्द हैं, तो इनके जस्ट बाद, इनके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह का या विस्मय चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आपका जिसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। ठीक है, अगला आपका कौन सा, निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात करें हम, ठीक, इसे सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि दो जो समान अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले, ठीक है, सहचर या विपरीत अर्थ वाले चिन्हों के बीच, शब्दों के बीच में क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, तो रात और दिन के बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, निर्देशक चिन्ह, या इसको हम क्या कहते हैं, डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डैश, याद रखिए। जैसे उनका रंग रूप, आना जाना, आचार विचार, खाना पीना, इस प्रकार के दो शब्दों के बीच में, ठीक, जो आपका चिन्ह आता है, एक पड़ी हुई लाइन आती है, वो क्या कहलाती है, आपकी संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, या इसी को ही कहते हैं सामसिक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, सामसिक चिन्ह कहलाता है। आगे बात करें 7वें नंबर की, तो 7वां नंबर है आपका कोष्टक। क्या है, कोष्टक। ठीक, इसका प्रयोग हम करेंगे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई आपका क्रमांक है तो उनको घेरने के लिए, या फिर नाटकों में आपका कोई भी गतिविधियां हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे वाली या फिर कोई भी उसका गतिविधि है, तो हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा, ठीक है, नेता अपनी तिरछी टोपी को सीधी करते हुए, ठीक, फिर डैश लगा के उस उत्तराधिकारी को सबक सिखा दूंगा। ठीक है, संकेत, यानी कि जो नेता है वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि को हमने कोष्टक में लिख दिया, अपनी टोपी को सीधी करते हुए। ठीक है, फिर उसने बोला क्या है, उस अधिकारी को क्या कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। कोष्टक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक, ठीक, आपने पढ़ा होगा छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक, तो उसी प्रकार से आपके 3 कोष्टक होते हैं। कितने होते हैं, 3 कोष्टक होते हैं। ठीक, अगला आपका है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक, अगला कौन सा है आपका, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह की बात करें तो किसी कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शुरुआत में होता है 6, लास्ट में क्या होता है 9। इस प्रकार से आप 6 9 से याद रख सकते हैं। ठीक है, अवतरण या उद्धरण। जैसे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो जो ये वाक्य है इसको आप किससे बंद कर सकते हैं, उद्धरण चिन्ह यानी कि अवतरण चिन्ह से बंद कर सकते हैं। पहले 6 टाइप का संकेत लिखेंगे, फिर 9 टाइप का संकेत लिखेंगे और आपका ये बंद
हो जाएगा। तो आपका ये कौन सा है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। अगला आपका 9वां नंबर है उपविराम, या इसी को कहेंगे अपूर्ण विराम। ठीक है, उपविराम में भी क्या है, अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, तो वहां पे उपविराम होता है। ठीक, जैसे हमने कहा साकेत एक अध्ययन। ठीक, तो साकेत एक अध्ययन, साकेत के बाद क्या आएगा आपका, अपूर्ण विराम आएगा, उपविराम आएगा। उपविराम मतलब दो बिंदी जिस प्रकार से आपको दिख रही हैं। ठीक, उसके बाद 10वां है आपका विवरण चिन्ह। कौन सा है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ठीक, दो बिंदी फिर डैश, इस प्रकार से होता है। किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बारे में, ठीक है, वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे फिर विवरण चिन्ह लगा देंगे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। ठीक, क्लियर। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं कंक्यूरन इंस्टीट्यूट पर, आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं concurreninstitute.in। ठीक, दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको समस्या होती है तो। ठीक, आप वेबसाइट पर जाके हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, PDF वगैरह मिल सकती हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। ठीक, आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन क्लास का वर्तमान पता है GRV इंटर कॉलेज के सामने, अपेक्स पब्लिक स्कूल राट। बात करते हैं आगे पुनरुक्ति सूचक। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक की बात करें हम तो किसी भी कथन को डिनोट करने के लिए पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम, ठीक है, पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग किसी भी वस्तु को बार बार दोहराने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कोई टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, तो वस्तुओं का नाम लिखते हैं एक साइड उनकी मात्रा लिखते हैं। मान लो आपने कोई दुकान पर गए सामान बनाने के लिए। ठीक, तो आप जो डबल कॉमा का बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे उन्होंने कहा चीनी 5 किलो है, आटा भी 5 किलो है, चावल भी 5 किलो है, तो आप 5 किलो एक बार लिख लेंगे, उसके नीचे आप डबल कॉमा का प्रयोग करते जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप, पुनरुक्ति सूचक कहेंगे। ठीक, अगली बात करें, अगला है आपका 12वां लोप चिन्ह। क्या है आपका, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी वाक्य को अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कई अर्थ प्रकट करने होते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करें, जैसे ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ... तो ये जो ... होता है, इसको कहते हैं अपन लोप चिन्ह, यानी कि आगे भी ढेर सारे हैं। ठीक है, हम सीधे ना लिख के, ठीक, वही चीज़ पर कर देते हैं। ठीक, जैसे हम एक और एग्जाम, लेखक ने ... जैसे कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोप चिन्ह लगा दिया, यानी कि बीच में आपका कुछ आप लिख सकते हो जो उसके विषय हैं। ठीक, अगली बात, अगला है आपका पाद चिन्ह। क्या है, पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने के लिए उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, अंडरलाइन, उसको अपन क्या कहते हैं, पाद चिन्ह या पाद रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी शब्द है आपको, जिसको आप क्या करना है, आपको ध्यान आकर्षण करना है। ठीक है, ध्यान आकर्षण करना, तो उसके नीचे आप क्या करते हो, पाद लाइन या पाद रेखा खींच सकते हो। ठीक, अगला चिन्ह है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है, इसका ज़्यादा प्रचलन है अंग्रेजी में। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक कोई भी आपको शब्द लिखना है, उसको आपको पूरा ना लिखना है, तो उसके प्रारंभिक वर्ण लिख के आप क्या लगा देते हैं, एक जीरो टाइप का बना देते हैं, यानी कि वृत्त टाइप का छोटा सा बना देते हैं बिंदु।
जिसको हम लागू चिन्ह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर पूरा ना लिख के आप क्या बनाते हैं, डा बनाते हैं और एक क्या रख देते हैं, बिंदी रख देते हैं, ठीक है, जीरो टाइप का बना देते हैं। तो ये जो जीरो जीरो टाइप का सिंबल है ये कहलाता है लागू चिन्ह, यानी कि ये पूरे शब्द को का अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। यानी कि आपका प्रथम वर्ण लिख दिया और आपका जीरो लिख दिया, तो इस प्रकार से आपका पूरे शब्द का अर्थ प्रकट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले, तो दीर्घ उच्चारण। अगला आपका 15 नंबर का कौन सा है, दीर्घ उच्चारण, ठीक। दीर्घ उच्चारण क्या है, हिंदी में आपने पढ़े होंगे प्लुत स्वर। क्या पढ़े होंगे, प्लुत स्वर। तो इनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, 3 वर्ण का समय लगता है, ठीक। तो इनके बाद में इसलिए हम दीर्घ स्वर का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि जो एस टाइप का चिन्ह है इसको लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हे राम, उसके बाद एस 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 लगा दिया अपन ने, यानी कि ये क्या हो गया, इसका उच्चारण लंबा है, 3 वर्ण का है। हे प्रभु ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका चिन्ह लगे मिलेंगे, ठीक है। जैसे ओम में भी चिन्ह लगा मिल जाता है आपका इस प्रकार का, तो ये चिन्ह आपका क्या कहता है, दीर्घ उच्चारण कहलाता है। यानी कि इस चिन्ह के लगे होने का मतलब क्या है कि इसकी उच्चारण अवधि सामान्य उच्चारण अवधि से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट बात करें हम 16वें नंबर की, तो है आपका पाद बिंदु। क्या है, पाद बिंदु। पाद बिंदु यानी कि जिस प्रकार से भाग का चिन्ह होता है उसी प्रकार से पाद बिंदु का चिन्ह होता है। क्या होता है, पाद बिंदु का चिन्ह होता है। यानी कि किसी भी जो भी आपका, ठीक, इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो पाद बिंदु प्रदर्शित तो आप भाग के चिन्ह से करते हैं इसको, लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं कहीं भी लेखन में, तो एक सिर्फ बिंदी टाइप का उपयोग होता है। जैसे कि कई आपने देखा होगा रिजर्व, क्या देखा है, रिजर्व, तो जाके नीचे एक हल्की सी बिंदी लगी रहती है, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। यानी कि ये दरअसल ज़्यादातर अरबी फारसी शब्दों में लगता है। किस में लगता है, अरबी फारसी शब्दों में लगता है। जैसे गजल, तो जा के नीचे, खौफ तो फा के नीचे, ठीक है, जमीन जाके नीचे, जवान जाके नीचे, किस्मत का के नीचे। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, आपके पाद बिंदु यूज किए जाएं। यानी कि यदि लिखा किस तरह से होगा पाद बिंदु, यदि सिंगल लिखा होगा तो भाग के चिन्ह की तरह। जब हम इसको लेखन कार्य में यूज करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट की तरह यूज करेंगे जो किसी अक्षर के नीचे लगा दिया जाएगा। अगला है हंस पद। हंस पद क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप लिख रहे हैं और कोई शब्द आपका छूट जाता है, तो आप उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, हंस पद लगा देंगे और ऊपर आप क्या लिख देंगे, वह शब्द लिख देंगे जो छूट जाता है। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, आपका यहाँ पे तुम्हें के बाद कुछ छूट गया। जैसे हमारा वाक्य था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो आपका कुछ क्या हो गया, छूट गया। तो आप तुम्हें के बाद क्या कर सकते हैं, हंस पद का उपयोग करके उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं। यानी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो आपका हंस चिन्ह का उपयोग किसके लिए किया जाता है, छूटे गए अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है। 18वां है टीका सूचक चिन्ह। आपको किसी भी चीज़ को तारांकित करना, जैसे आपने प्रश्न पढ़ा होगा कई बार कि तारांकित शब्दों की व्याख्या कीजिए या तारांकित शब्दों का अर्थ लिखिए, ठीक। तो स्टार बना होता है उन शब्द के नीचे, तो इन स्टार बने शब्दों को अपन क्या कहते हैं, तारांकित शब्द कहते हैं। तो ये टीका सूचक जो चिन्ह है, ठीक है, टीका सूचक चिन्ह आपका क्या होता है, स्टार बना होता है आपका। क्लियर। अगला 9वां है आपका तुल्यता सूचक शब्द। इसका प्रयोग गणित में आपने बहुत किया होगा, यानी कि बराबर का चिन्ह, ठीक। जब दो शब्दों में, दो वाक्यों में या कोई दो चरों में तुल्यता दिखाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक शब्द कहते हैं। जैसे 4 + 2 = 6, यानी कि 4 + 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। लास्ट चिन्ह है आपका 20वां चिन्ह समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक। कोई भी पुस्तक का अंत हो जाए या अध्याय का अंत हो जाए, ठीक, उसके नीचे इस प्रकार का चिन्ह
बना मिलेगा आपका। इस प्रकार का चिन्ह एक और हो सकता है, जैसे कि आपने अगल बगल डॉट डैश 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 जिस प्रकार से लगे हैं पाद चिन्ह, और बीच में आपका क्या लिख सकते हो आप, जीरो लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके क्या थे, समाप्ति सूचक चिन्ह था। इसके साथ आपका क्या हो गए, सभी जो आपके विराम चिन्ह थे वो आपने पढ़ लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। सभी विराम चिन्हों को, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय चिन्ह, निर्देशक या संयोजक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण या उद्धरण, ठीक, उपविराम, इसी को कहते हैं अपन अपूर्ण विराम, 10वां विवरण चिन्ह, 11वां पुनरुक्ति सूचक, 12वां लोप चिन्ह, 13वां पाद चिन्ह, 14वां लाघव चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक, तो ये आपके क्या थे, विशेष चिन्ह थे जो आज की क्लास में हमने पढ़े। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक, कोई भी इससे समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक जुड़े रहिए कंक्यूर इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, अपने स्टडी की जो आपकी स्पीड है उसको बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।